स्टूडेंट्स, आज हम +2 फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी थी उसके लिए सेकंड पार्ट की जो वीडियो है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इसमें करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किन्हें कहते हैं? Electric field lines are those lines tangent to which at any point gives the direction of electric field। जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आपको इस पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट के साथ बिल्कुल एक टेंजेंट लाइन, मतलब जिस साइड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है उसी डायरेक्शन में एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें और ये टेंजेंट लाइन आपको क्या बताती है? ये हमें उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होती हैं। ये एक क्लोज लूप तो बनाती हैं लेकिन इस तरह का क्लोज लूप नहीं बनाती जो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाए और नेगेटिव से पॉजिटिव पे आए। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे जाके एक तरह से खत्म ही हो जाती हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं वो हमेशा आउटवर्ड में होती हैं और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा इनवर्ड में होती हैं। ये कंसेप्ट, ये बात आपको हर हाल में याद रखनी है। आगे जाकर ये कंसेप्ट एक छोटी सी बात है लेकिन ये आपके बहुत काम की बात है। फर्स्ट, डोंट फॉर्म ए क्लोज पाथ। देखिए क्लोज पाथ का मतलब यहाँ पर किस तरह से है? क्लोज पाथ का मतलब यहाँ पर इस तरह से है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके तो नेगेटिव की साइड में जाए और नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव की साइड में आए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक क्लोज्ड पाथ नहीं बनाती हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, टर्मिनेट जाके नेगेटिव पे हो जाएंगी। डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, वाई टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में नहीं काटती, उसकी वजह क्या होती है मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को, आप ध्यान से देखना बाद में। पहले चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसी हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी। अब हम जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, इस थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को एक बार देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। आप ये बात ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के बेसिस पे चले, जैसे मान के चले कि आपके पास कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक इस तरह से है और एक ये इस तरह से है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट के ऊपर, मान के चले पॉइंट ए है, इसके ऊपर काट दिया। जिस पॉइंट पे इन्होंने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, अगर हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ टेंजेंट होती है। तो यहां से हमने इसका ऊपर वाली लाइन के साथ टेंजेंट ड्रॉ किया, ये कर दिया भाई। जो नीचे वाली लाइन है इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका ये कर दिया। आप ध्यान से देखें, पॉइंट ए से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन मिलती हैं। And this is not possible for a vector quantity to have two different direction at a single point। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये बात पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट के ऊपर उसकी दो अलग अलग डायरेक्शन हो। मतलब इसका ये हुआ कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और या फिर ये काट नहीं सकती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो बचा क्या कि ये आपस में काट नहीं सकती। 2 नंबर के अंदर कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई नॉट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसका आपको ये आंसर देना है कि एक ही पॉइंट के जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन मिलती हैं और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज द डाइपोल। भाई डाइपोल का मतलब क्या होता है?
डाइपोल का मतलब होता है व्हेन टू अपोजिट चार्जेस, आपके पास चार्ज तो दो ही हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। व्हेन टू अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देन दे फॉर्म ए डाइपोल। अगर आपके पॉजिटिव चार्ज के बीच में और नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, आपस में वो सेपरेटेड हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक डाइपोल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डाइपोल मोमेंट। जैसे जो डाइपोल की हम बात करते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों किसी डिस्टेंस के साथ में सेपरेटेड हैं। कंडीशन ये है कि आपके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर आप प्लस क्यू से लिखते हैं तो नेगेटिव चार्ज है वो आपका माइनस क्यू होना चाहिए। कहने का मतलब उनके ऊपर चार्ज अलग अलग है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए। अगर मान के चले यहाँ पर हमारा चार्ज 2 कूलम है तो यहाँ पर आपका चार्ज है वो -2 कूलम होना चाहिए, तब ये एक डाइपोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम टॉपिक में चलते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस विद विच दे आर सेपरेटेड। दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है तो आप किसी एक का ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके साथ मल्टीप्लाई किसकी करें, जिस डिस्टेंस के साथ वो सेपरेटेड हैं। देखिए यहाँ पर हम डाइपोल का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। एक डाइपोल सेंटर पॉइंट से लेके नेगेटिव चार्ज तक की जो डिस्टेंस है उसको आप ए के नाम से लिखें, और सेंटर पॉइंट से फिर ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी, ये भी आपकी ए ही बचेगी। a + a = 2a। अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की यूनिट की, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो होती है आपकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट की इससे अपोजिट होती है, इसकी क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इसमें क्या हमें पढ़ने को मिला, क्या पढ़ने को नहीं मिला। देखिए हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनका फर्क क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन हो, मतलब जो एक डाइपोल बना रहे हो। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करते हो, उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो जिनमें डिस्टेंस होगी वो पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें डिस्टेंस नहीं होगी वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आप उनको पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान के चले कि एग्जांपल ले लिया हमने CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचर से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता है और आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइपोल की जो फॉर्मेशन थी उसी के अकॉर्डिंग आपके पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं, इनका नाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 या 3 नंबर के अंदर कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपको जो टेस्ट सीरीज होती हैं उनके अंदर भी शायद आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ये टॉपिक करने से पहले आपको डायग्राम अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। डायग्राम को अच्छे से समझे एक बार। देखिए यहाँ पर हमने अपना डाइपोल लिया, नेम रखा उसका AB। ए के ऊपर चार्ज रखा नेगेटिव, बी पे चार्ज रखा पॉजिटिव। यहाँ लिया हमने सेंटर पॉइंट O से लेके बी तक की डिस्टेंस है वो A है, O से लेके A तक की डिस्टेंस है वो भी A है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब ये हो गया कि जो आपके डाइपोल का एक्सिस है, जो डाइपोल का एक्सिस है उसी एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है।
इसी लाइन को आगे बढ़ाया, इसी एक्सिस को आगे लेके गए और हमारे पास एक पॉइंट आया, जिस पॉइंट नाम लिखा हमने P, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। देखिए P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों चार्जेस की वजह से एक्सर्ट हो रही है, पॉजिटिव की वजह से भी और नेगेटिव की वजह से भी। तो आप पॉइंट P के ऊपर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक का नाम जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी है आप उसको E1 के नाम से लिख लीजिए, जो पॉजिटिव चार्ज की है उसको E2 के नाम से लिख लीजिए, और दोनों की डायरेक्शन कैसे डिनोट की जाएगी। अभी मैंने एक पहला टॉपिक जो करवाया था उसमें बताया था कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा उसकी तरफ आती है, मतलब इनवर्ड में आती हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज की हैं वो आउटवर्ड में जाती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड में होगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड में होगी। इज दैट क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने E2 के नाम से लिखी है, तो इसको मैंने आउटवर्ड से शो कर दिया, और नेगेटिव चार्ज की जो E1 है इसको मैंने डाइपोल की तरफ मतलब E1 से नोट कर दिया। इज दैट क्लियर? O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है इसका नाम है R। ओके, ध्यान से देखिए, इसके बाद में हमें निकालनी है P से लेकर B तक की डिस्टेंस। हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन ये पता है कि P से लेकर O तक की डिस्टेंस R है, और O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी A है। तो अगर आप चाहते हैं PB की वैल्यू निकालना, तो PB की वैल्यू किसके बराबर आती है आपकी? OP माइनस OB। OP इज R एंड OB इज A। तो आपके पास PB की वैल्यू आ गई R माइनस A। इन द सेम मैनर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू PA, तो OP प्लस OA, आपको यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पता है और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पता है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास PA की वैल्यू आ जाती है। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सो इसको मैंने लिख दिया माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर। AP क्या है? P से लेकर आपका चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है वहां तक की डिस्टेंस है, और उसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है? R प्लस A, अभी तो निकाली थी, माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A स्क्वायर। E2 is the electric field intensity due to positive charge, so its value is written as plus Q divided by 4 pi epsilon और BP square is equal to आप नेक्स्ट जो टर्म होगी उसके अंदर BP की वैल्यू पुट कर देंगे। If you find out the total electric field intensity at the point P, which is due to the both of the charges, positive charge and the negative charge, so the total electric field intensity at the point P is the summation of E1 and E2। दोनों का समेशन किया, दोनों की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं जो आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से सोल्व की है। Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, इसको बाहर की साइड निकाल लेते हैं। जो अंदर बचा हुआ है ये वाली वैल्यू R प्लस इसको स्क्वायर बाहर है, ये R प्लस A स्क्वायर R माइनस A स्क्वायर, दोनों का एलसीएम क्या आता है? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और होल स्क्वायर दोनों में है ही। ऊपर क्या चला जाता है यहाँ एलसीएम लेने के बाद में? माइनस R माइनस A स्क्वायर प्लस R प्लस A स्क्वायर। प्लस वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, जो नेगेटिव वाले टर्म है, माइनस वाले टर्म है, उसको पीछे लिख लेते हैं। जो भी आपका स्क्वायर है उसको खोलें एक बार। R प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R माइनस A स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। जो नेगेटिव साइन है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वाली टर्म आपकी नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वाली टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू हमें मिली उसमें R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया एंड A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाता है। आपकी वैल्यू क्या बची? 2AR प्लस 2AR इज इक्वल टू 4AR। नीचे जो टर्म आपकी है उसको एज इट इज लिखा हुआ है क्या? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 4AR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर।
जो आपके ऊपर टर्म लिखी हुई है 4AR, हम इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा दो अलग अलग टर्म्स में। कैसे? 4AR इज रिटन एज 2A इंटू 2R, लिख सकते हैं आराम से। एंड क्याउ इंटू 2A किसके बराबर है? पीछे पढ़ा था अभी इसी टॉपिक इसी वीडियो के अंदर, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, तो डाइपोल मोमेंट का P लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 2R डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। इफ R इज कंडीशन है, एक कंडीशनल टर्म है यहां पर, इफ R इज मच ग्रेटर देन A देन A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेरिजन टू R स्क्वायर। अगर A की वैल्यू R की वैल्यू से बहुत छोटी है तो आप A स्क्वायर की वैल्यू को छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद में क्या हुआ, इसको यहां से अगर हटा देंगे R स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर R रेज़ टू पावर 4, ऊपर से इसकी एक पावर कट जाती है, आपके पास आंसर क्या बचता है 2P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपका आंसर हो जाता है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। चलिए अगला टॉपिक करते हैं इसी के जैसा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। यहां पर मैंने डायग्राम पहले से बना तो रखा है, लेकिन डायग्राम एक बार फिर से बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए डायग्राम अच्छे तरीके से, लेट वी हैव ए डाइपोल नेम्ड एज ए बी विद सेंटर O, क्लियर? डिस्टेंस A, डिस्टेंस A। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? जो आपकी डाइपोल की लाइन को दो अलग अलग हिस्सों में बराबर बराबर बांटे, इक्वेटोरियल अलग अलग तोड़ दे, तो वो तो पॉइंट आपका सेंटर के सामने ही होगा। ये बिल्कुल इसके सेंटर के सामने यहां पर हमने पॉइंट ले लिया और पॉइंट का नाम रखा P। आप O से P को जोड़ देंगे। यहां पर जो आपकी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम है R। ओके, अब P पॉइंट के ऊपर आपके नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट होगी और P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी एक्सर्ट होगी। आप एक काम करें, इन दोनों को यहां पर ऐसे मिला देंगे। इज दैट क्लियर? एंगल थीटा, एंगल थीटा, पॉइंट A, पॉइंट B। देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको चाहिए डिस्टेंस कौन सी? आपके चार्ज से लेकर और आपके पॉइंट तक, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मतलब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू आपकी कैसे आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से, एंगल, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर ये आपकी वैल्यू हो जाती है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट, और इन द सेम मैनर यहां पर भी ये आपकी वैल्यू रहेगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर? P पॉइंट के ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के केस में अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो यहां पर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ते हैं। और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड कैसे करने पड़ेंगे? देखिए जैसे अगर हम इस लाइन के हिसाब से नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है इस तरह से, जिसका नाम आप E1 के नाम से लिख सकते हो। क्लियर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप इस साइड में डिवाइड करें और एक इस साइड में डिवाइड करें। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके इनवर्ड को शो करनी चाहिए। अगर ये आपका एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही होगा, और एंगल की साइड में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कोस थीटा। तो इसका नाम क्या हो गया? E1 कोस थीटा। और नीचे की साइड में, यहां नीचे की साइड में जो आएगा आपकी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, उसका नाम होगा E1 साइन थीटा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, E2
जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस डायरेक्शन है जो आउटवर्ड में है। इसके रेक्टेंगल कंपोनेंट अगर हम डिवाइड करें तो आउटवर्ड के अंदर ही जाने चाहिए। तो एक तो आउटवर्ड इससे दूर जो गया उसका नाम हो गया E2 साइन थीटा, और एक आपका जो एंगल की साइड में जाता है उसका नाम क्या हो गया E2 कोस थीटा। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक इज टू ड्रा द डायग्राम। अगर आपका डायग्राम बिल्कुल सही है, अगर आपके डायग्राम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप टॉपिक को बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपको डायग्राम में दिक्कत आती है तो फिर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार वीडियो को बैक करके भी आराम से डायग्राम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, देखिए अब हम अपनी जो वैल्यू है वो वैल्यू, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सो इट इज रिटन एज माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर। ये वाले डिस्टेंस आपकी AP, दोनों डायग्राम को जो भी आप देखें जहां समझ में आए देख सकते हैं, AP स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट, और फिर इस सारे का स्क्वायर भी है, तो वैल्यू क्या हुई माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर हम E2 की बात करें तो E2 की वैल्यू इसी मैनर से आपकी वैल्यू आती है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर ये जो स्क्वायर है इसका ये अंडर द रूट को काट देता है, आपकी वैल्यू होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको क्या शो करती है कि दोनों ही मैग्नीट्यूड के अंदर केवल आपके साइन का फर्क है, एक में नेगेटिव साइन है एक में पॉजिटिव साइन है, बाकी दोनों की जो वैल्यू है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। तो रेक्टेंगल कंपोनेंट है वो आपको मैंने बांटने बताई दिए थे। अब इस रेक्टेंगल कंपोनेंट की वजह से एक चीज देखिए जब E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है तो आप इसमें देखिए कि जो आपका E2 साइन थीटा है that is directed in outward direction and E1 sin theta that is directed in the inward direction, and both are lies on the same line and both are opposite, so we can say that they can cancel out the effect of one another। तो खाली आपके मैदान में कौन रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपोनेंट, वो बच्चे खाली E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का समेशन होगा, और लास्ट में आके मैंने वही कर रखा है E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन E1 की वैल्यू है वो E2 की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, तो क्या किया गया E इज इक्वल टू E1 cos थीटा, और दूसरे में जहां पर E2 cos थीटा लिखा हुआ था और मैंने इस सारे को मॉडुलस के अंदर रखा है। तो मॉडुलस के अंदर बाहर निकालने के बाद कोई भी चीज है वो आपकी माइनस की टर्म है वो आपकी प्लस की रह जाती है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर और एक साथ और बिल्कुल सेम डिस्टेंस के साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्टेड करते हैं तो आप दोनों को मॉडुलस के अंदर रख सकते हो। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इज इक्वल टू 2 E1 cos थीटा। 2 आपके जो 2 है उसको एज इट इज लिखिए। E1 की वैल्यू क्या थी, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपका इस तरह का था, ये आपका एंगल है, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट, और ये आपका A था। तो क्या लिखेंगे कोस थीटा की जगह पे A डिवाइड बाई, मतलब A डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए यहां पर आपके R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है और यहां पर आधी रह जाती है, मतलब वो जो अगर अंडर द रूट को हटाएं पावर लिखें तो आपकी पावर हाफ 1/2। 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अगेन वी विल राइट द कंडीशन, इफ A इज मच लेस देन R देन A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेरिजन टू R स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखी, आपकी ये पावर 2 यहाँ से कट जाती है और आपका आंसर आ जाता है P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आपका सेकंड नंबर आंसर है। जो थर्ड नंबर इसका हम करेंगे उसमें क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है। एक्सियल लाइन
की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड जो आपकी इक्वेटोरियल लाइन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मैंने क्या कर रखा है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ में डिवाइड कर रखा है और दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रखी है। ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ कट जाती है, ये वाली वैल्यू यहाँ कट जाती है, आपके पास आंसर बचा केवल 2। ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू डिनोमिनेटर में आपका इक्वेटोरियल है, वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उसके बाद में भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप स्कूल की जो ऐप है उसके ऊपर अपने डाउट डाल सकते हैं, उससे अगली वीडियो के अंदर आपके जो डाउट हैं वो आपको क्लियर होके मिल जाएंगे। थैंक यू।